जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, मगर सदर साहब ने उसकी कहा कि तरदीद कर दी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मगर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तरीन साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं और अपने ही दोस्त इमरान खान साहब का तख्ता भी उलट देंगे? ये क्या चल रहा है? तरीन साहब क्या करने वाले हैं? कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? नो कॉन्फिडेंस मूव कहते हैं जी, होगी, यही थ्योरी है ना, नो कॉन्फिडेंस मूव। अच्छा। एक और भी थ्योरी है, वो भी मैं अर्ज करता हूँ आपसे। नो कॉन्फिडेंस तो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकी थी 89 में, और बेनज़ीर भुट्टो को तो छोटे मंजूर भट्टू के खिलाफ नहीं कामयाब हो सकी थी। कहा यह जा रहा है कि 15-20 आदमी जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं और वो तख्ता उलट देंगे। अब आप मुझे बताइए, तख्ता उलटने के लिए 3-4 काम ज़रूरी हैं। चलिए बताइए। नंबर 1, नून लीग की हमायत हो। ठीक है। नंबर 2, काफ लीग की हमायत हो। नंबर 3, तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बने और वो ग्रुप मेजॉरिटी होनी चाहिए। मुझे तो ये तीनों सच लग रही है वैसे, माजरत के साथ बातें। एक मिनट, वो मेजॉरिटी होनी चाहिए, सुनो ना, मेजॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैसे कोई मेंबर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे तो उसकी मेंबरशिप ही खत्म हो जाती है, वो तो मेजॉरिटी हो ना। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की हमायत चाहिए इसके लिए। इन पार्टियों को आप समझते हैं, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ये किस्सा कैसे शुरू होता है, इसको लोग समझ नहीं रहे। जहांगीर साहब बिल्कुल मज़ाहमत नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है, वो कहने की बात है, उन्होंने कहा है उनके साथ ही चाहेंगे, कुछ लोग उन्हें उकसाएंगे। अच्छा, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। हाँ। उकसाएंगे। वो एक कारोबारी आदमी है, उन्होंने कहा है ताल्लुकात में 19-20 हो जाता है, फिर 19 से 20 भी हो जाता है। अब जहांगीर तरीन साहब की प्रायोरिटी क्या है? जी, प्रायोरिटी उनका कारोबार है। एक कारोबारी शख्स हैं वो, तो प्रायोरिटी कारोबारी होगी। हो नहीं, मगर अब तो उनकी प्रायोरिटी पावर एंजॉय करना भी था ना, वो पावर है। अब वो मैसेज क्या दे रहे हैं? वो सुलह करेंगे। अच्छा, वो आजिज़ी इख्तियार करेंगे, वो पोजीशन उनकी बहाल नहीं हो सकती। देखिए उसने कितने बंदोबस्त किए। आप जहांगीर तरीन को लोग जानते नहीं है, मैं उन्हें जानता हूं, मेरा उनसे वास्ता रहा है। इमरान खान के बावर्ची को वो पैसे देते थे, चौकीदार को वो पैसे देते थे। 2 और बहुत अहम आदमियों को मैं जानता हूं जो बनी गाला में, जिनको इमरान खान का बड़ा ट्रस्ट था, उन्हें पैसे देते थे। खुद को वो ताकतवर क्यों ना समझे? वाकया बताता हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं, खाकसार और मेरे कज़न तारक चौधरी जो के साबिक सेनेटर हैं और तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, और जिन्होंने सबसे बड़ा जलसा किया था लाहौर के अलावा, उसके फैसलाबाद के जलसे के बाद लाहौर का बड़ा जलसा हुआ था, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और तारिक मीरजादा साहब एक साबिक कमिश्नर इमरान खान के दोस्त हैं, उनसे कभी कभी मिलते रहते हैं। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है और उनको पढ़ने लिखने से ज़्यादा दिलचस्पी, कभी कभी मिल लेते हैं, ज़ाती ताल्लुकात अच्छे। हम मिलने के लिए गए और अभी हम वहाँ से उठे, मैंने कहा 2 आदमियों का नाम लेकर, और बखुदा मुझे नहीं पता था कि जहांगीर तरीन इनको पैसे देता है। अच्छा, मैंने उनका नाम लेके कहा, बैठते ही जैसे मेरी आदत है कि ये क्या 2 बेकार आदमी तुमने यहाँ रखे हुए हैं। खान साहब से कहा, एक बेतकल्लुफ़ी, मोहब्बत से, बेतकल्लुफ़ी से। अभी हम वहाँ से उठे नहीं थे कि ये तला जहांगीर तरीन को पहुँच चुकी थी। अच्छा, ठीक है। अब आप ये कर रहे हैं कि एक आदमी के गिर्द घेरा डाल रहे हैं और इक़्तिदार में हिस्सा बटाना चाहते। इक़्तिदार में हिस्सा नहीं होता है, इक़्तिदार में फर्जंदों का, बादशाह के फर्जंदों का भी हिस्सा नहीं होता। इक़्तिदार एक आदमी के पास होता है, बाकी जो ड्यूटी असाइन की जाए, ठीक है ना। अगर उनमें पेशेंस होता, मगर ये पेशेंस, ताकत हजम करने का बहुत कम लोग, पेशेंस होता तो वो अहम तरीन आदमी रहते। दूसरा ये है, दरबारी साजिशों में एक बात बड़ी अहम होती है। एक आदमी था, उसका नाम था याह्या बरमकी, वो हारून रशीद का वज़ीर आज़म था। हारून रशीद का एक और दोस्त था और वो कहीं दूर दराज रहता था और जवानी से उसका दोस्त था। तो उसने कहा, यार तुम मेरे कैसे दोस्त हो, उधर जा बसे अपना दूर दराज और अपना बिजनेस शुरू कर दिया और कभी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं कहा। उसने कहा, जहाँ अपना काम तो एक है, लेकिन शर्त एक है, आप इनकार नहीं करेंगे। अच्छा,
ये नहीं पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। वो ख़ानदान बरामका के पास अक्सर इक़्तदार था कि तारीख़ में उसकी कोई नज़ीर नहीं। हारून रशीद समझिए आईनी बादशाही था, तमाम अखराजात वो देखते थे। बाद औक़ात बादशाह को पैसे की ज़रूरत होती थी, वो देर से देते थे। मामलात वगैरह वो थे, बड़े मतलब कॉम्पिटेंट लोग थे। उसने कहा मुझे ख़ानदान बरामका से उसका ताल्लुक़ था, मुझे एक शाही फरमान लिख दें, मेरा ख़ानदान बरामका से कोई ताल्लुक़ नहीं। हारून रशीद ने कहा यार वादा कर चुका हूँ, अब मैं पूछ तो सकता नहीं तुमसे, वादा करिए जो कहोगे करूँगा। हाँ। उसको लिख दिया फरमान, इसका ख़ानदान बरामका से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई दिन गुजरे, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, हारून रशीद ने सोचे सल्तनत तो इनके हाथ में है, जिस तरह की जहांगीर तरीन अपने हाथ में लेना चाहता था। उसने ख़ानदान बरामका का कत्ल का हुक्म दिया। आज तो वो ज़माना नहीं है इस तरह की चीज़ें, आप तो रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, आदमी को पीछे हटा देते हैं। कोई ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि ना उनकी ज़िंदगी वाली सिचुएशन नहीं रह गई। वो तो नौयत ही अलग थी। और हारून रशीद बहुत मुतलबन मिजाज आदमी था। तो जब वो उनका सब ख़ानदान बरामका के सब लोग कत्ल कर दिए, छोटा सा तो ख़ानदान था। जब उसके पास पहुँचे, इब्ने जमील क्या उसका नाम था, वो एक फरमान लिए खड़ा था। वो मैं बरामकी नहीं हुई, बादशाह का लिखा हुआ। बादशाह ने कहा इसको बुला के लाओ, इसको बुला के लाओ। वो तुझे कैसे पता था 6 साल पहले, 5 साल पहले कि ये वाक़या होगा? उसने कहा जहां बना, मैं गया माल में, मैंने देखा कि याया बरमकी वज़ीर आज़म ने कंधों पे चढ़ के सेब तोड़ रहा है। मैंने सोचा ये नहीं बचने के, ये नहीं बचेंगे। ये गलती हुई जहांगीर तरीन का सियासी कैरियर मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। अच्छा। वो अपना कारोबार करेंगे, उनके लोग उन्हें उकसाएंगे, ठीक है। अब कुछ तकाज़े होते हैं शरफ़ आदमियत के, उन्होंने हुकूमत बनाने में उनकी मदद की, बेदरेग रुपया खर्च किया, कोई शक नहीं। सूबाई और मरकज़ी हुकूमत बन नहीं सकती थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो उनका अहम तरीन राब्ता थे। शरफ़ इंसानियत का तकाज़ा ये है कि दोस्ती का ताल्लुक़ उनसे बरकरार रखें, हुकूमत में वो रहें या ना रहें। ये जो उन्होंने ट्वीट किया ना शहजाद गुल ने कि वो उसको जी जरी वो उससे हटा दिया गया है, कोई इंसल्टिंग बात इमरान खान की तरफ से नहीं होनी चाहिए। उस शहबाज गिल ने इसका देख, जिस आदमी ने बरसों आपके मदद की और खिदमत की, ये इंसानी फितरत है कि वो चाहता था कि इन खिदमात का सिला पाए। चलिए उससे गलतियां हुई, उसकी तकरीम पे हर्फ नहीं आना चाहिए। ये अंदाज़े फिक्र ठीक नहीं होगा कि उसको रुसवा किया जाए, उसकी बेतौकीरी की जाए। रह गई चीनी की सब्सिडी, तो वो किसको नहीं मिली और कब नहीं मिली? हारून साहब, वो कहते हैं इस दौर में तो ना होने के बराबर मिली और पिछली हुकूमतों में ज़्यादा मिली। क्या है जब रुपए की कदर तय हुई तो असद उमर साहब के हवाले थी ये सारी चीजें, उनकी तरफ से तय हुई, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। चले, आपने कारोबार की बात की है, एक कारोबारी शख्स के हवाले से बात करते। तरीन साहब कहते हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं, जिस तरह से साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक साहब ने भी उठाए हैं। नसीम सादिक साहब कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो आ गई, मगर इनफैक्ट पंजाब के अंदर जो आटा माफिया है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, वज़ीर आज़म को मिसगाइड किया गया है जानबूझ के। तरीन साहब ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 80 मिलें हैं जो काम कर रही हैं, मगर सिर्फ 9 मिलों का ऑडिट करके क्या पूरे पाकिस्तान की हकीकत पता चल जाएगी? जिन्होंने सिर्फ 9 मिलों की सिलेक्शन की है वो लोग भी सामने और बताएं कि क्या क्राइटेरिया था। देखिए जी, जो उनके एतराज़ात हैं उनका जायज़ा लिया जाना चाहिए। चीनी के मामले में वो कसूरवार, कोई शख्स ने कसूरवार साबित नहीं कर सका जी। ये स्पेकुलेशन की गई है कि वो असरअंदाज हुए, उस असरअंदाज होने की कोई शहादत नहीं दी जाती। हम अखबार में इस कहते हैं सब्सटेंशिएट करें, साबित करें, साबित करें, सिर्फ ये नहीं कि दलील दें, साबित करें। इसलिए और आटे का जो स्कैंडल है वो उससे यकीनन बड़ा है। किसने कहा जी हमारे पास फालतू आटा है? किसने अफगानिस्तान स्मगल होने दिया? देखे ना, अब ये कुछ दिनों से एक थ्योरी चल रही है, चीनी अफगानिस्तान चली गई, एक्सपोर्ट हुई नहीं, 2 बातें कही जा रही हैं। अच्छा। जहांगीर तरीन ने उस पर कहा है कि वो जब तक स्टेट बैंक एंडोर्स न करे कि ये चीनी बाहर गई है और एलसी न खुले और सब कुछ न हो, उस वक्त तक तो मिलती ही नहीं सब्सिडी। ऐसा ही है, ये बड़ा मजबूत पॉइंट है। या इसकी कोई तरदीद करे तो कोई कह रहा है 68% वहाँ चले गई और कोई कह रहा है 70% वहाँ चली गई।
और भाई इसका कोई सबूत नहीं, ये क्या। और आटे, ये बात जहांगीर तरीन की सही है भाई, ज्यादा गड़बड़ तो आटे में हुई। सिंध हुकूमत ने खरीदी ही नहीं खरीदी, वहां कम पड़ी। पंजाब से जनाब रश किया उसने, प्राइस जो है वो देखते ही देखते 1.5 गुना हो गई। वहां बढ़ी तो यहाँ बढ़ी। और जो पख्तूनख्वा का दूर दराज का इलाका, वहां वैसे ही मसला हो जाता है, क्योंकि वहां से तो बस हो तो फिर फटाफट स्मगल होने लगती है अफगानिस्तान। तो आटा माफिया जो है वो ये ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो चीनी के मामले में कभी ताज्जुब होता है कि यूं कहते हैं सब्सिडी दे दी, पहली दफा सब्सिडी दे दी। ये तो हमेशा दी जाती है। आप हमेशा दी जाती है। अगर ये पॉलिसी गलत है तो इसके लिए हमेशा के लिए रिवाइज होना चाहिए। और देखिए, और चीनी में और बड़ा मसला है, दुनिया भर में चीनी कास्ट करती है 30-35 रुपए, यानी पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। और हमारे यहाँ पुरानी टेक्नोलॉजी है, कम रस निकलता है और ज्यादा कास्ट आती है, जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। वो कह रहे थे जदीद टेक्नोलॉजी है जहांगीर तरीन की फैक्ट्रियों में, लेकिन वो भी कह रहे उसकी हैं कि कॉस्ट cost कम आती 62, 63 इस हिसाब से आती है उनके पास भी। तरीन साहब के पास भी कॉस्ट इस हिसाब से आती है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जरा। 63 का, और टैक्स है ना 12 रुपए। अच्छा, वैसे वो ये भी कहते हैं कि 12 रुपए टैक्स है, हर गरीब आदमी जो है वो 12 रुपए। और एक जो पाकिस्तानी कौम को आदत है, चीनी जो है, चाहे सैयद अबुल आला मौदूदी साहब एक कप चाय में 4 चम्मच चीनी डालते थे। कौम इसीलिए इतनी मीठी है। जरा ब्रेक की तरफ चलते हैं हारून आदमी थे। नहीं, चीनी अच्छी चीज नहीं है, कम खानी चाहिए। मैं 1 चम्मच चीनी भी नहीं खाता। वैसे मैं तो भी क्या बता मुझे दूं हारून कमजोरी साहब, महसूस मैं भी होती है? बता दूं, मैं चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। एक